नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स गुरुवार की सुबह एशिया ट्रेड में गिरावट के साथ पीछे हट गई। बिटकॉइन और इथेरियम दोनों ने पिछले सेशन गेन को कम कर दिया क्योंकि इन्वेस्टर्स ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पर ग्रेस्केल की अदालती जीत के इम्प्लीकेशंस पर विचार किया। बुधवार को फेडरल अपील्स कोर्ट ने एसईसी से ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट को ईटीएफ में बदलने के ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स के प्रयास की रिजेक्शन को रिव्यू करने के लिए कहा। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी 1.60% की गिरावट के साथ $27,205.65 पर ट्रेड कर रही थी। ETH मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो थोड़ा आउट परफॉर्म करते हुए पिछले 24 घंटों में 1.33% गिरकर $1,599.88 पर आ गया। निर्णय की सराहना करते हुए मार्केट ऑब्जर्वर्स ने कहा कि ग्रेस्केल की जीत संभावित रूप से यूएस में स्पॉट बिटकॉइन ETF लॉन्च की संभावना को करीब ला दिया है। ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट ने दो प्रमुख एसेट्स के मूव को प्रतिबिंबित किया। प्रमुख ऑल्टकॉइन्स में कार्डानो के ADA, सोलाना के सोल और पॉलीगॉन के मैटिक ने गिरावट का नेतृत्व किया। दिन के दौरान लगभग 4% की गिरावट आई और उनकी पिछले दिन की अधिकांश बढ़त नष्ट हो गई। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.53% कम होकर $1.08 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 41.20% गिरकर $31.27 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $1.96 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $29.77 बिलियन है, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमश 6.28% और 95.21% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.02% घटकर 48.91% हो गया। IC15 इंडेक्स टॉप 100 टोकन का बैरोमीटर 1.81% गिरकर 35,450.26 पर आ गया। इस बीच जेमिनाई के बैंक्रप्सी में एक हालिया डेवलपमेंट से योजना के विफल होने का खतरा है। क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनाई के वकीलों ने तर्क दिया कि जेनेसिस के बैंक्रप्सी के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव बहुत ही अस्पष्ट और ये इसके कुछ सबसे बड़े डेटर्स के लिए कोई आश्वासन नहीं देता। एड हॉक क्रेडिटर्स के एक सेट फेयर डील ग्रुप ने भी इसी तरह के आधार पर प्रस्तावित योजना पर आपत्ति दर्ज की, जिसमें कि कहा गया है कि प्रस्तावित समझौता जेनेसिस के सभी डेट्स को सुरक्षित करने में विफल रहेगा और जेनेसिस ने ये प्रदर्शित नहीं किया है कि वह ऐसा करने में सक्षम होगा। वायबल प्लान की पुष्टि करें। येस बैंक ने 30 अगस्त को घोषणा की कि वह भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऐप पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इंटरऑपरेबिलिटी के साथ लाइव हो गया है। बैंक ने एक बयान में कहा कि इस कदम के साथ यूजर्स अब येस बैंक डिजिटल रुपी ऐप के माध्यम से किसी भी UPI QR कोड को स्कैन कर सकेंगे और सीमलेस तरीके से ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि ये कदम डिजिटल रुपी की पहुंच को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित करने और डिजिटल इनोवेशंस को बढ़ावा देने और देश भर में यूजर्स के लिए ट्रांजैक्शनल ऑप्शंस की एक वाइड रेंज प्रदान करने के प्रति बैंक की कमिटमेंट को रेखांकित करता है। डिजिटल रुपी होलसेल सेगमेंट में पहला पायलट यानी रुपी W1 नवंबर 2022 को शुरू हुआ। इसके बाद रिटेल डिजिटल रुपी यानी ई-रुपी R के लिए पहला पायलट 1 दिसंबर 2022 को घोषित किया गया। रिटेल डिजिटल रुपी डिजिटल मोड में ट्रस्ट, सेफ्टी और सेटलमेंट की फाइनलिटी जैसी फिजिकल कैश के फीचर्स प्रदान करता है। जमाइका में ट्रांसपोर्ट कंपनीज ने देश के सेंट्रल बैंक द्वारा जारी डिजिटल करेंसी में पेमेंट स्वीकार करने में रुचि व्यक्त की है। रीजनल मीडिया आउटलेट जमाइका ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट के अनुसार नेशनल ट्रांसपोर्टर्स अलायंस ग्रुप के को-फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आल्डो एंटोनियो पूरे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में जैम DEX को अपनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रहे हैं। एंटोनियो के अनुसार CBDC बस और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए सेव बचा सकता है, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस में सुधार कर सकता है और सिक्योरिटी रिस्क कम भी कर सकता है। जमाइकन सेंट्रल बैंक ने 2022 में जैम DEX लॉन्च किया, लेकिन इसका अडॉप्शन रेट धीमा रहा। एंटोनियो का मानना है कि इसे वायबल पेमेंट ऑप्शन बनाने के लिए अधिक कस्टमर्स की आवश्यकता है। उनका सुझाव ये है कि फूड और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स जैम DEX के रोजमर्रा के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। जमाइका जनरल पब्लिक के लिए मोबाइल फोन पर CBDC सर्विसेज को सक्षम करने पर काम कर रहा है। कस्टमर्स को आकर्षित करने में विफलता मर्चेंट्स को डिस्करेज कर सकती है और संभावित रूप से डिजिटल करेंसी को छोड़ने का भी कारण बन सकती है।
बैंको सेंट्रल डो ब्राजील ने घोषणा की है कि DREX एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जिसका उपयोग ब्राजील के सेंट्रल बैंक द्वारा स्टोर्स में रिटेल पेमेंट्स के लिए किया जाएगा। व्यक्तियों और एंटरप्रेन्योर्स के लिए इकोनॉमी के डिजिटलाइजेशन के बेनिफिट्स तक एक्सेस को डेमोक्रेटाइज बनाने में एक कदम आगे होगा। BCB के डेप्यूटी गवर्नर मॉरिशियो मोरा का मानना है कि DREX कॉन्ट्रैक्चुअल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में स्पीड, प्रैक्टिकलिटी और लोअर कॉस्ट में सुधार करेगा। DREX की प्रोग्रामेबिलिटी सेलर और बायर ट्रांसफर्स के डर से बचते हुए मनी और ओनरशिप के एक साथ ट्रांसफर की अनुमति देती है। सिस्टम में प्रॉपर्टी खरीद और सोशल बेनिफिट पेमेंट्स के लिए पोटेंशियल यूज केसेस भी हैं। BCB ने मई में स्टोर्स में रिटेल पेमेंट्स के लिए अपने CBDC का परीक्षण करने की योजना बनाई है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसार सैमसंग फूड नामक एक पर्सनलाइज्ड AI पावर्ड फूड और रेसिपी प्लेटफॉर्म ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। 160,000 से अधिक रेसिपीज अवेलेबल होने के साथ साथ सैमसंग फूड दुनिया भर के 104 देशों और 8 भाषाओं में लॉन्च होने पर फुल फूड एक्सपीरियंसेस प्रदान करेगा। सैमसंग फूड एक पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट के रूप में कार्य करता है जो कि यूजर्स को नए मील्स ढूंढने, कस्टम मील प्लान्स बनाने और इंग्रेडिएंट्स के लिए ऑनलाइन ऑर्डर देने में मदद करता है। प्रोग्राम यूजर्स को अपने किचन अप्लायंसेस को मैनेज करने, स्टेप बाय स्टेप कुकिंग इंस्ट्रक्शंस प्रदान करने और सोशल मीडिया पर फेवरेट रेसिपीज को पोस्ट करने में भी सक्षम करेगा। सैमसंग फूड एक पर्सनलाइज्ड फूड प्लेटफॉर्म बनाने के लिए AI टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है जो कि यूजर्स की ज़रूरतों और लाइफस्टाइल्स को पूरा करता है। 2019 में सैमसंग नेक्स्ट द्वारा अधिग्रहित एक स्मार्ट फूड प्लेटफॉर्म विस्क के एक्सटेंसिव डेटाबेस से आकर्षित होकर सैमसंग फूड यूजर्स की प्राथमिकताओं और मौसम के आधार पर भोजन का सुझाव देने के लिए फूड AI का उपयोग करता है। प्लेटफॉर्म 4 प्रमुख क्षेत्र प्रदान करता है: रेसिपी डिस्कवरी, पर्सनलाइज्ड मील प्लानिंग, कनेक्टेड कुकिंग और सोशल शेयरिंग फंक्शंस। यूजर्स रेसिपीज को अपने डिजिटल रेसिपी बॉक्स में सेव कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं और इंग्रेडिएंट्स के आधार पर शॉपिंग लिस्ट बना भी सकते हैं। इसके साथ साथ वे अपने bespoke फैमिली हब रेफ्रिजरेटर्स के माध्यम से सैमसंग फूड सर्विसेज तक पहुंच सकते हैं जो कि यूजर्स के मैनेज्ड फूड आइटम्स के आधार पर रेसिपी रिकमेंडेशंस प्रदान करते हैं। नाइजीरिया अपनी नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी के फॉर्मुलेशन में कोलैबोरेट करने के लिए नाइजीरिया के साइंटिस्ट साथ ही विश्व स्तर पर प्रसिद्ध एक्सपर्ट्स जिन्होंने नाइजीरियन हेरिटेज में काम किया है को इनविटेशन दे रहा है। कम्युनिकेशंस, इनोवेशन और डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर बोसिन तिजानी जिन्होंने एक्स पर घोषणा की थी के अनुसार नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि NITDA ने एक नेशनल AI स्ट्रैटेजी के डेवलपमेंट की शुरुआत की है। ये कार्रवाई सरकार द्वारा अपनी क्रिटिकल नेशनल चैलेंजेस के लिए नए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस तैयार करने के तरीके को और प्रभावित करेगी, जिसकी वजह से सरकार दुनिया भर के नाइजीरियन हेरिटेज वाले प्रमुख AI रिसर्चर्स को इकट्ठा करके अपनी को-क्रिएशन स्ट्रैटेजी का विस्तार कर रही है। इंजीनियर्स, रिसर्चर्स के एक ग्रुप और सिलिकॉन वैली बेस्ड चिप कंपनी ने एडवांस्ड अरेबिक लैंग्वेज सॉफ्टवेयर जारी करने के लिए कोलैबोरेशन किया जो कि जनरेटिव AI एप्लीकेशंस को शक्ति प्रदान कर सकता है। जायस नामक एक बड़े लैंग्वेज मॉडल में 13 बिलियन पैरामीटर्स शामिल हैं जो कि अरेबिक और इंग्लिश के संयोजन से डेटा के एक बड़े बैच से बनाया गया था, जिसका एक हिस्सा कंप्यूटर कोड से है। ग्रुप जिसमें एकेडमिक्स और इंजीनियर शामिल थे ने इस प्रोजेक्ट को आशंकित रूप से शुरू किया क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ बड़े लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो कि बाइलिंगुअल हैं। नया लैंग्वेज मॉडल सिलिकॉन वैली बेस्ड जेब्रस सिस्टम द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर्स की मदद से बनाया गया था जो कि डिनर प्लेट साइज चिप्स डिजाइन करता है और जो एनवीडिया के पावरफुल AI हार्डवेयर के साथ कम्पीट भी करते हैं। एनवीडिया के चिप्स का सप्लाई कम है जिसने दुनिया भर की कंपनियों को विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित किया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सबसे हाईएस्ट पीक के नाम पर रखा गया जेब्रस सेरेब्रस मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अबू धाबी बेस्ड टेक कॉन्ग्लोमरेट G42 की सब्सिडरी कंपनी इंसेप्शन के बीच एक कोलैबोरेशन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है। एथलस और BNB चेन के बीच एक जॉइंट वेंचर की घोषणा की गई है। एथलस एक वेल नोन Web3 गेमिंग फर्म है जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। लोग एथलस के प्रीमियर बैटल रॉयल गेम बैटल शोडाउन में BNB थीम्ड एनकाउंटर में भाग लेकर BNB चेन की इंपॉर्टेंट 3 ईयर एनिवर्सरी के सेलिब्रेशंस में शामिल हो सकते हैं। एक न्यूज रिलीज में एथलस ने कहा कि अलायंस गेमिंग के भविष्य के लिए Web3 इंटरऑपरेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को आकार देने के साझा लक्ष्य पर प्रकाश डालता है। बैटल शोडाउन में 30 से अधिक वेल नोन NFT ब्रांड शामिल हैं जो कि इसके लिए रिनाउंड है।
प्लेयर्स के लिए BNB पर केंद्रित एक बिल्कुल नया और कैप्टिवेटिंग गेम मोड उपलब्ध है, जो कि एक यूनिक प्लेएबल कैरेक्टर के साथ पूरा होता है, जो BNB चेन और एक्सक्लूसिव मिंटेबल BNB NFTs को रिप्रेजेंट करता है, जिसे सीधे मोबाइल एप्लीकेशन से फ्री में प्राप्त किया जा सकता है। यूजर्स यहां गेम डाउनलोड कर सकते हैं और एक फ्री डिजिटल कलेक्टिबल कलेक्ट भी कर सकते हैं। एनिमोका ब्रांड्स की एडटेक सब्सिडरी कंपनी टाइनीटैप 30 अगस्त को एडुकेटर्स और पेरेंट्स के लिए AI और NFT टूल्स को एकीकृत करती है। टाइनीटैप प्लेटफॉर्म अब AI को एकीकृत करता है, जो कि एडुकेटर्स और यूजर्स को टॉपिकल प्रॉम्प्ट्स का उपयोग करके एजुकेशनल गेम्स बनाने में सक्षम बनाता है। प्लेटफॉर्म डायनामिक एजुकेशनल इमेजेस बनाने के लिए एक टेक्स्ट टू इमेज टूल भी पेश करता है। AI जनरेटर टूल्स टाइनीटैप सिस्टम से 1 दशक से अधिक डेटा का उपयोग करते हैं, जिसमें कि 250,000 से अधिक गेम, मिलियंस ऑफ एक्टिविटीज और 170 मिलियन से अधिक प्ले हैं। टाइनीटैप के CEO शैली बताते हैं कि AI टूल्स कंटेंट क्रिएशन और एक्सेस को गति देंगे, जिससे कि टीचर्स और पेरेंट्स हर बच्चे के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रदान करने में सक्षम होंगे। कंपनी के रोड मैप में प्रैक्टिस एनीवेयर नामक एक AI टूल शामिल है, जो मौजूदा मीडिया को कंटेंट और गेम में ट्रांसक्रिप्ट करता है। AI एडटेक के लिए शानदार अवसर प्रस्तुत करता है और अधिक एफिशिएंट कंटेंट का अर्थ है एडुकेटर्स और पेरेंट्स के लिए एक बड़ी एजुकेशन लाइब्रेरी। क्वार्टर 4 में कंपनी टाइनीटैप गेम्स को NFTs में मिंट करने, एजुकेशन में नई लिक्विडिटी लाने और एडुकेटर एफर्ट्स की सीमा का विस्तार करने के लिए ओपन कैंपस के साथ पार्टनरशिप भी करेगी। Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर मूनपे ने एक इन्वेस्टमेंट ऐप बनाई है, जो कि Web3, गेमिंग और संबंधित फिनटेक सेक्टर्स में अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स पर ध्यान केंद्रित करेगी। सीड और सीरीज A राउंड पर ध्यान देने के साथ इन्वेस्टमेंट आर्म, जिसे मूनपे वेंचर्स के नाम से जाना जाता है, आमतौर पर $100,000 और $1 मिलियन के बीच इन्वेस्ट करेगी। मूनपे में कॉर्पोरेट डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट्स के VP अभय मावलंकर के अनुसार ये पहले से ही 25 से अधिक बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर चुका है, जिसमें कि BCB ग्रुप, लेजर, BRUT, B क्लब, एब्सोल्यूट लेबोरेटरीज, क्रिएट और OS, ब्रिज टावर कैपिटल और मिथिकल गेम्स शामिल हैं। मूनपे अपनी बैलेंस शीट से कमर्शियल ROI की ओर एक डेफिनेट एंगल के साथ इन्वेस्ट कर रहा है, न कि किसी स्पेसिफिक फंड अमाउंट के साथ। कंपनी, जिसकी वैल्यू $3.4 बिलियन है, क्रिप्टो के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती है और इसके 500 इंडस्ट्री पार्टनर्स भी हैं। 5 मिलियन से अधिक कस्टमर्स और 80 एसेट्स के साथ ये 80 से अधिक एसेट्स का समर्थन करता है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV और लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।